बच्चों आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं। तो हम लोग कहेंगे एक ऐसी रिएक्शन जिसका रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, ऐसे रिएक्शन को हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अर्थात द रिएक्शन which rate is independent of concentration term or which rate depends upon zeroth power of concentration is known as zero order reaction। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसका रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म और डिपेंड्स अपॉन जीरोथ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इज नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपसे पूछा जाता है कि व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसमें रहता है कि इट्स रेट डिपेंड्स अपॉन जीरोथ पावर ऑफ कंसंट्रेशन। ये ऑप्शन हो सकता है, या ऑप्शन में ये हो सकता है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। तो जो भी ऑप्शन में होगा आप उसको सही करेंगे। यहां पर आगे देखा जाए यहां पर हम लोग रेट लॉ लिखें तो यहां पर लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन यहां पर लेट अस कंसीडर बल्कि जीरो ऑर्डर कर सकते हैं, कंसीडर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एज फॉलो। तो यहां पर A इक्वल टू प्रोडक्ट लिखेंगे। अब A इक्वल टू प्रोडक्ट लिख रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहां पर रेट ला लिखेंगे। तो रेट इक्वल टू हो जाएगा K, यहाँ पर एक पावर जीरो, चूंकि आपने लिखा था कि जीरोथ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, इसका मतलब पावर जीरो हो जाएगा और किसी भी वैल्यू की पावर जीरो होने पर वैल्यू एक हो जाती है। तो यहाँ पर रेट इक्वल टू हो जाएगा K, रेट इक्वल टू हो जाएगा K हो गया। अब मतलब रेट जो है रेट कांस्टेंट के बराबर है। आई आपसे ये भी पूछा था किस ऑर्डर के रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो रेट के बराबर होता है या रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। तो आपका आंसर होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। यहां पर यूनिट देखा जाए तो जो आप रेट की यूनिट लिखते हैं वही रेट कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगा। तो यहां पर रेट की यूनिट आप लिखते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड लिखते हैं, ये रेट की यूनिट है, तो यही रेट कांस्टेंट की भी यूनिट हो जाएगा। मतलब अगर जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि मोल पर लीटर पर सेकंड। यहां पर आगे देखें, एग्जाम्पल अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का देखा जाए
तो पहला एग्जांपल हो जाएगा फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब ऐसे केमिकल रिएक्शन जो सनलाइट पर डिपेंड करें या सनलाइट की प्रेजेंस में हो, उन्हें हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर हो जाएगा H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, H न्यू लिखा गया है, इसको सनलाइट पढ़ेंगे। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो भी केमिकल रिएक्शन होगी उसको हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। दूसरा एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं हेट्रोजीनियस रिएक्शन। ये मोस्टली, या हम लोग कह सकते हैं मोस्ट ऑफ हेट्रोजीनियस रिएक्शन, ऐसा नहीं सभी, मोस्टली हेट्रोजीनियस रिएक्शन जो होते हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। इसमें देखें कुछ हेट्रोजीनियस रिएक्शन जो जीरो ऑर्डर के हैं, यहां पर ध्यान दें। ये HI गैस स्टेट पे लिया जाए, सॉलिड गोल्ड सरफेस सॉलिड होता है जिस पर टूटेगा H2 गैस और I2 सॉलिड बन जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि हेट्रोजीनियस रिएक्शन क्या होते हैं तो आप कहेंगे ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में होते हैं उन्हें हम लोग हेट्रोजीनियस रिएक्शन कहते हैं। तो अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में है तो इनको हेट्रोजीनियस रिएक्शन कहते हैं। तो यह भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पर एक दूसरा, ये अमोनिया का डिकम्पोजिशन आयरन सरफेस पर अगर लें, आयरन सॉलिड होता है, अमोनिया गैस होती है, N2 गैस हो जाएगा, 3H2 हो जाएगा। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान दें। इसके लिए रेट ला हम लोग लिखते हैं, तो रेट इक्वल टू हो जाएगा K1, यहां पर बल्कि ऐसा होगा K1, यहां पर NH3, यहां पर 1 प्लस K2 NH3। इसके लिए हम लोग इस तरह से रेट कांस्टेंट लिखते हैं, सॉरी रेट ला लिखते हैं। अब अगर हम लोग यहां पर ध्यान दें तो यहां पर रेट इक्वल टू K1, यहां पर NH3 हो गया, यहां पर 1 प्लस K2 NH3 हो गया। यहां पर वैसे तो कंसंट्रेशन है, लेकिन कंसंट्रेशन और जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, तो हम लोग इसको प्रेशर मान लें तो मान सकते हैं। हालांकि ये कंसंट्रेशन लिखा गया है। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है कि अमोनिया का प्रेशर कम है, तो इफ प्रेशर ऑफ अमोनिया इज लो, अमोनिया का प्रेशर लो है, तो ये ध्यान दें, ये कंसंट्रेशन है, बार बार आपको बता रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको प्रेशर मान रहे हैं। तो लो प्रेशर है तो इस लो प्रेशर से इस K2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं आएगी, और ये वैल्यू जब बहुत ज्यादा नहीं है तो 1 में जोड़ें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि K2 इंटू NH3 को आप 1 के कंपेरिजन में इग्नोर कर सकते हैं, और अगर इग्नोर कर दिए तो ये वैल्यू 1 हो गया। K1 अपॉन NH3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो K1 NH3 आ जाएगा। तो यहां पर आप लिखेंगे now K2 NH3 can be ignored in comparison to 1. So now यहां पर रेट हो जाएगा K1 NH3 अपॉन 1, या K1 यहां पर हो जाएगा NH3, ये रेट। अब ये हो गया, तो चूंकि NH3 की पावर 1 है तो नाउ
ऑर्डर इज 1। तो अगर यहां पर इस रिएक्शन का ऑर्डर पूछा जाए तो आप कहेंगे कि यहां पर ऑर्डर 1 है। क्यों? क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं पावर 1 है। इसका मतलब अगर अमोनिया का डिकम्पोजिशन लो प्रेशर पर हो रहा है तो वो फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन होगा, हालांकि हेट्रोजीनियस है। अब दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, ये पहला पॉइंट था। ये पहला पॉइंट था। अब मान लो हम दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, इसी को सेकंड बना दे रहे हैं, यहां पर लो की जगह पर हाई कर दे रहे हैं। इफ प्रेशर ऑफ अमोनिया इज हाई, नाउ यहां पर K2NH3 is more than 1, so 1 can be ignored. In comparison to K2NH3. Now यहां पर रेट इक्वल टू हो जाएगा K1NH3, यहां पर K2NH3। यहां पर जो 1 लिखा गया था वो इग्नोर कर दिया जाएगा। तो अब K1NH3 अपान K2NH3, ये NH3 कैंसिल हो जाएगा, K1 अपान K2। तो दो कांस्टेंट का रेशियो आपको कई बार बताया गया है, कांस्टेंट ही होगा। तो रेट बराबर यहाँ पर K आ गया। इसका मतलब अब यहाँ पर अमोनिया नहीं है, तो यहाँ पर K इंटू 1 कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो अमोनिया थी उसकी वैल्यू 1 हो गई है। 1 होने का मतलब पावर 0 रहा होगा। तो इसका मतलब अब यहाँ पर अमोनिया का जो डिकम्पोजिशन है वो 0 ऑर्डर का है। i.e. decomposition of ammonia at higher pressure is 0 order। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान रखिएगा कि अगर अमोनिया का डिकम्पोजिशन लो प्रेशर पर हो रहा है तो 0 ऑर्डर है, और अगर हाई प्रेशर लो प्रेशर पर हो रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर है सारे, और अगर हाई प्रेशर पर हो रहा है तो 0 ऑर्डर है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं 0 ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। यहां पर हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पर देखें भैया, मान लिया जाए कि एक रिएक्शन है A इक्वल टू प्रोडक्ट। यहां पर आपने A इक्वल टू प्रोडक्ट लिखा है। अब यहां पर अगर आप रेट लिखेंगे तो आप रेट dx अपान dt के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर dx की जगह पर dA अपान dt कर रहे हैं। चूंकि A रिएक्टेंट है तो यहां पर हम लोग माइनस लिखेंगे। रेट आपने लिख लिया, और यहां पर रेट लॉ के टर्म में देखा जाए तो रेट इक्वल टू आपके 1 पावर 0 भी लिखते हैं। तो यह भी रेट है, ये रेट लॉ के टर्म में लिख सकते हैं। तो रेट बराबर dA अपान dt हो गया, और यहां पर आप लिख सकते हैं KA0 1 पावर 0। पावर 0 है तो पावर 1 हो जाएगी, मतलब वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां पर R करके आप माइनस dA अपान dt, यहां पर K लिख सकते हैं, या माइनस dA इक्वल टू आप K dt लिख सकते हैं।
और इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल दे रहे हैं। ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन 1, ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन 1, तो यहां पर माइनस डी ए, यहां पर के कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, इक्वल टू के डी टी, तो यहां पर हो जाएगा माइनस ए, यहां पर के टी प्लस आई, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अच्छा, यहां पर चूंकि ये ए तो वैसे इनिशियल है, लेकिन यहाँ पर dt लिख रहे हैं तो इनिशियल तो नहीं रह जाएगा, मतलब ये जो कंसंट्रेशन ले रहे हैं ए का वो t टाइम के बाद होगा, तो बेटर होगा कि यहाँ पर हम लोग t लिख दें। यहाँ पर हम लोग t लिख देते हैं, ये t हो जाएगा। at का मतलब ये जो कंसंट्रेशन है वो t टाइम के बाद है, at हो जाएगा। यहाँ पर बताएंगे where I is integration constant, I इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब देखा जाए, मान लिया जाए कि टाइम 0 है, तो टाइम 0 है तो रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है, इसका मतलब ए का जो कंसंट्रेशन होगा वो इनिशियल होगा, तो उसको हम लोग ए नॉट कर सकते हैं, इधर मिटा रहे हैं। यहां पर लिख रहे हैं इफ t इक्वल टू 0, तो जब टाइम 0 होगा उसका मतलब इनिशियल टाइम है, इनिशियल रिएक्शन है, रिएक्शन शुरू हुआ है, इसका मतलब कंसंट्रेशन भी इनिशियल होगा। तो यहां पर अगर 0 रख दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा माइनस एटी, लेकिन जब टाइम 0 होगा तो यही माइनस एटी जो है वो माइनस ए नॉट हो जाएगा, क्योंकि वो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा। देन माइनस एटी, तो यहां पर हम लिख ही रहे हैं, बराबर हो जाएगा माइनस ए नॉट, बराबर हो जाएगा I। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन सेकेंड, तो यहां पर हो जाएगा माइनस एटी, सॉरी हाँ माइनस एटी, यहां पर इक्वल टू के टी, और यहां पर माइनस ए नॉट हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन थर्ड लिखेंगे। इक्वेशन थर्ड को अरेंज किया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो यहां पर बचेगा के टी, ये इधर लाए जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ए नॉट माइनस ए टी, या यहाँ पर आर करके हम लोग लिखेंगे के, यहाँ पर आ जाएगा 1/t, यहाँ पर ब्रैकेट में कर दे रहे हैं ए नॉट माइनस ए टी। इक्वेशन 4 कह दें, इक्वेशन 4 कह दिया गया। यहां पर t के रेट कांस्टेंट, हियर k इज रेट कांस्टेंट, t टाइम आप जान ही रहे हैं, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, ए टी concentration after time t, concentration after time t। तो ये हो जाएगा where equation third and fourth are integrated, rate equation
of zero order reaction. Third and fourth, where equation third and fourth are integrated rate equation of zero order reaction. भैया यहां पर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक यहां पर ध्यान दें, पहला पॉइंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन ओबे इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ. जीरो ऑर्डर रिएक्शन ओबे इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ. Second point, graph for concentration versus time. यहां पर देखा जाए ग्राफ हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में क्या होगा, इसको भी देख लिया जाए थोड़ा सा. वी नो इक्वेशन थर्ड, यहां पर -80 इक्वल टू KT, यहां पर -A0 था. पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहां पर 80 इक्वल टू -KT, यहां पर +A0 हो जाएगा. पूरे इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए माइनस से, ये हो जाएगा. अब इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, y इक्वल टू mx प्लस c से. एवं इक्वेशन कैन बी कंपेयर विथ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c. यहां पर ध्यान दें, इससे आप कंपेयर कर सकते हैं. तो यहां पर अगर देखा जाए ये y और x दो वेरिएबल हैं, इसी तरह दो वेरिएबल के बीच में ग्राफ खींचा जाएगा तो ये जो m है ये स्लोप होगा और c इंटरसेप्ट होगा. यहां पर दो वेरिएबल हैं 80 और यहां पर t, तो इन दो वेरिएबल के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो -k स्लोप हो जाएगा और A0 इंटरसेप्ट हो जाएगा. तो वही हम लोग कंपेयर कर रहे हैं. एंड प्लॉटिंग ग्राफ फॉर AT वर्सेस T. A straight line is obtained. Having slope -k and intercept A0. ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर जैसे m x लिखा गया है, m के पहले कुछ नहीं मतलब प्लस साइन है, तो अगर साइन प्लस है तो ग्राफ ऊपर जाएगा और यहां पर चूंकि साइन माइनस है इसलिए ग्राफ नीचे आएगा. आपसे पूछा भी जाता है ग्राफ किसके किसके बीच में खींचेंगे, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा कि AT और T के बीच में खींचेंगे. तो देख लें ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये ग्राफ नीचे आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर -k है, यहाँ पर ये इंटरसेप्ट हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा -k
और स्लोप हो जाएगा, सॉरी इंटरसेप्ट हो जाएगा ए नॉट और स्लोप हो जाएगा -k। तो ये चीज हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है किसके किसके बीच में ग्राफ खींचेंगे। मान लो दे दिया गया कि टाइम और एटी के बीच में, ए नॉट के बीच में, तो आप बताएंगे टाइम और एटी के बीच में ग्राफ खींचेंगे। मान लो एटी और टी के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, तो ऑप्शन में पूछा जाएगा स्लोप क्या होगा, तो आंसर होगा -k होगा, या इंटरसेप्ट क्या होगा, तो आपका ऑप्शन होगा ए नॉट होगा। इन चीजों पर आप ध्यान रखेंगे। थर्ड पॉइंट, हाफ लाइफ टाइम, यहाँ पे चर्चा किया जाए। हाफ लाइफ टाइम क्या है? अगर आपसे कोई कहे तो आप कहेंगे टाइम इन व्हिच 50% रिएक्टेंट convert into product or remains unreacted। 50% reactant convert into product or remains unreacted। तो जिसमें 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए या रिएक्ट ना करे, उस टाइम को हम लोग क्या कहेंगे? हाफ लाइफ टाइम कहेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे के i.e. if t equal to t half, then a naught equal to at equal to हो जाएगा a naught by 2। अगर जो टाइम है वो हाफ लाइफ टाइम के बराबर हो जाए, तो जो अमाउंट है, मतलब टी टाइम पर कंसंट्रेशन है, वो इनिशियल टाइम का, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा बचेगा। अब इस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 4 में। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ टी एंड एटी इन इक्वेशन 4, यहाँ पर k इक्वल टू 1/t हाफ हो जाएगा। यहाँ पर a नॉट माइनस a नॉट बाई 2 हो जाएगा। आगे हम इधर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे k इक्वल टू 1/t हाफ, यहाँ पर बचेगा a नॉट बाई 2, या टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट बाई 2k। ये हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन आ गया। और अगर आप देख रहे हैं कि हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाफ लाइफ टाइम और कंसंट्रेशन, पहले तो फार्मूला पूछ सकते हैं, एक आपसे नहीं हो जाएगा कि क्या करेक्ट फार्मूला है, तो ये करेक्ट फार्मूला है। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हाफ लाइफ टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, i.e. हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन half lifetime of zero order reaction is directly proportional to initial concentration, directly proportional to initial concentration। अब यहां पर ग्राफ अगर देखा जाए तो यहां पर ये हाफ लाइफ टाइम है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। यहां पर आप ग्राफ खींचेंगे, सीधा आएगा। आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहां से क्यों, इसको अगर आप y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ये ध्यान दें, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं t हाफ, यहाँ पर a नॉट इंटू 2k, ये हो जाएगा।
यहाँ पर प्लस सी की जगह पर आप 0 लिख सकते हैं। तो 0 यहाँ पर, चूंकि ये ए नॉट के बीच में आप ग्राफ खींच ही रहे हैं, इसके बीच में ग्राफ खींच ही रहे, तो ये स्लोप हो जाएगा। और दूसरा, ये स्लोप चूंकि यहाँ पर प्लस में है इसलिए स्लोप ऊपर को जाएगा, एक चीज। और यहाँ पर सी की जगह पर 0 है, वैल्यू मतलब ये है नहीं, 0 मान लिया जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर ओरिजिन से जाएगा। तो इसलिए मतलब ये ऐसा ग्राफ खींचा गया है। तो ये हो गया ग्राफ के बारे में। अब यहाँ पर वैसे समझें, जैसे मतलब एक क्वेश्चन अगर इस पे कोई कहे, मान लो कोई रिएक्टेंट है जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहा है, उसका 10 ग्राम लिया गया या 20 ग्राम लिया गया, तो ये 20 ग्राम 5 मिनट के बाद 10 ग्राम शेष रह गया, तो ये आधा हो गया। 20 ग्राम 10 मिनट के मतलब 5 मिनट के बाद 10 ग्राम में बदल गया। तो चूंकि आधा रिएक्ट कर गया, या आप कह सकते हो आधा बचा, तो आधा रिएक्ट या करने के लिए या बचने के लिए जो टाइम लगता है उसको हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हाफ लाइफ टाइम है वो 5 मिनट है। अब अगर आपसे कोई कहा जाए, कोई कहे कि इसी सब्सटेंस का अगर 50 ग्राम लिया गया होता तो यहाँ पर 25 ग्राम बदलने में कितना समय लगता, तो यहाँ पर आपका आंसर 5 मिनट नहीं होगा। यहाँ पर आपका आंसर 5 मिनट नहीं होगा। यहाँ पर देखें कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन है टी हाफ, यहाँ पर ए नॉट बाई 2 के आपने लिखा था, तो इसी से आप यहाँ पर पहला हाफ लाइफ टाइम है 5 मिनट, यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन है 20, तो यहाँ पर 20/2 के, यहाँ पर दूसरा हाफ लाइफ टाइम आपको मालूम करना है, और यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन है 50/2 के। तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। तो अब अगर इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दिया जाए, 1/2 मान लो करते हैं यहाँ पे, 1/2 कर दिया जाए, तो यहाँ पर 5/t हाफ, यहाँ पर 22k/52k, 2k कैंसिल हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5/t हाफ, यहाँ पर 2/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 2t हाफ इक्वल टू हो जाएगा 5 × 5 दैट इज 25, तो t हाफ इक्वल टू हो जाएगा 25/2 दैट इज 12.5 मिनट। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पर आपने 20 ग्राम लिया था, इसको 10 ग्राम बदलने में तो 5 मिनट लगा था, लेकिन 50 को 25 होने में 12.5 मिनट लगेगा। तो जैसे ये इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ा, वैसे हाफ लाइफ टाइम भी बढ़ गया। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे हाफ लाइफ टाइम भी बढ़ता जाएगा। ये कुछ चीजें थी जो आपको बता दी गई। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। क्वेश्चन नहीं, अभी चर्चा थोड़ा सा और करेंगे। यहाँ पर देखें, ये फार्मूला बताया जा रहा था आपको, कंसंट्रेशन के टर्म पे बताया जा रहा था। अगर मान लो यहाँ पर प्रेशर लिया जाए, तो एज कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर लिया जाए, तो यहाँ पर जो फार्मूला था ये हो जाएगा K = 1/T, यहाँ पर log P0 - PT, log P0 - PT। तो अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन की जगह पर प्रेशर रिप्लेस कर दिया जाए तो P0 - PT हो गया। अच्छा, हम आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बताए कि या तो आप यहाँ पर इस रूप में लिखते हैं, या तो यहाँ पर इस रूप में लिखते हैं, A0 - AT के रूप में ऐसे लिखते हैं। तो अगर प्रेशर दिया गया है तो इस रूप में लिखेंगे, कंसंट्रेशन दिया गया है तो इस रूप में लिखेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि यह भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, यह भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है या नहीं, तो आप कहेंगे यह भी है, और देख लिया जाए कैसे है। यहां पर देखें भैया, यहां पर हम लोग लिख रहे हैं A, यहां पर प्रोडक्ट लिख रहे हैं। अब यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन A है, यहां पर 0 है, यहां पर A - X, यहां पर X है। मान लो ये
इनिशियल है t इक्वल टू 0 है, यहाँ पर टाइम t है। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया, एक टी टाइम के बाद कंसंट्रेशन हो गया, इसी को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो k इक्वल टू हो जाएगा 1/t। यहाँ पर एक नॉट की जगह पर आप स्मॉल a लिख रहे हैं, माइनस 80 की जगह पर a माइनस x लिख रहे हैं, ये चीज। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a प्लस में है, a माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर k इक्वल टू आ जाएगा x/t। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई कहता है कि ये भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है तो आप कहेंगे यस, ये भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। अच्छा, अब यहाँ पर x क्या है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि x क्या है। आप अगर आपसे कोई कहा जाए कि x यहाँ पर क्या है तो आप कहेंगे x अमाउंट है जो t टाइम में रिएक्ट किया है, तो अमाउंट रिएक्टेड इन टाइम t। या x क्या है, तो अमाउंट फॉर्म इन टाइम t, मतलब t टाइम में प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बना है या t टाइम में प्रोडक्ट का कितना अमाउंट, रिएक्टेंट का कितना अमाउंट रिएक्ट किया है, तो ये हो जाएगा x। तो x यहां पर आप कह सकते हैं अमाउंट रिएक्टेड इन टाइम t और अमाउंट फॉर्म इन टाइम t। तो जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन है, इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन concentration of reactant A decreases from 0.4 mole per liter to 0.3 mole per liter in time t in 10 seconds. What will be value of rate constant and rate of reaction? ये क्वेश्चन है। यहां पर अगर देखें तो यहां पर हम लोग लिखते हैं k इक्वल टू 1/t, यहाँ पर a नॉट माइनस at, यहाँ पर टाइम जो है 10 सेकंड है, यहाँ पर कंसंट्रेशन 0.4 है माइनस 0.3 है, सब्सट्रैक्ट करेंगे 0.1 बचेगा, 0.1/10 दैट इज 0.01। तो ये हो जाएगा रेट कांस्टेंट के बारे में, मतलब k हो जाएगा 0.01 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब यहां पर आपसे रेट कांस्टेंट आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन भी पूछा गया है, तो H rate equal to k, so rate equal to हो जाएगा 0.01 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये रेट आ गया, रेट कांस्टेंट आ गया और रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। तो आज की बात यहीं पे खत्म करते हैं। हम लोग नेक्स्ट डे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे।